तो मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है या स्कैल्पिंग करना है या बीटीएसटी करना है या स्विंग करना है, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की सहायता ले रहे हैं तो प्लीज कृपया ये ध्यान रखें कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो स्ट्रक्चर देखने का होता है कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में भाग रहा है। अगर वो दिशा ही गलत है या दिशा ही आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये वॉल्यूम, ये इंडिकेटर्स, बाकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस कोई काम की नहीं रहेगी। आपको दिशा ही नहीं पता है तो ये चीज दिमाग में याद रख लीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन के बारे में समझना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो मार्केट में आते हैं, मार्केट में पैसा देखते हैं या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ही ट्रेंड चल रहा है, मार्केट तो ट्रेंड में चल ही रहा है लेकिन मार्केट का भी ट्रेंड चल रहा है। हर इंसान जिसको देखो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, लेकिन कैसे करना नहीं पता। आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं उनका वॉल्यूम कितना होता है और आपका वॉल्यूम कितना होता है? हमारा वॉल्यूम 1000, ज्यादा से ज्यादा 2000 क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप किसी कैश वाले सेगमेंट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं तो एक लॉट, दो लॉट, ऑप्शन तो अलग ही चीज हो गई। लेकिन इंट्राडे में जब बड़े ट्रेडर्स को ब्रेकआउट दिखता है या पैसा दिखता है तो वो ज्यादा बड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में एंट्री लेता है। ठीक है, और छोटे 2 4 5 रुपया, 10 रुपया भी मिलता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट उसका बन गया होता है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि उतना बड़ा अमाउंट हम छोटे से क्वांटिटी में निकाल लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। लोग उसको नहीं बताता है कोई, बस अपने प्रॉफिट बताते हैं कि इतना हो गया, इतने पैसे बना लिए। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको मार्केट में रियल में बने रहना है या मार्केट को एज अ बिजनेस या एज अ प्रोफेशन लिए हैं तो याद रखिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मार्केट पैसा देगा आपको लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान में रखिए, अन्यथा पूरा कैपिटल लॉस करे जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। तो मैंने अभी तक आप लोगों को कैंडल के पैटर्न्स बता दिए थोड़े बहुत। मारी बाजू कैंडल, हैमर कैंडल, ठीक है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इनवर्स हैमर, डोजी कैंडल्स, फिर आरएसआई के बारे में बता दिया, वॉल्यूम के बारे में बता दिया। तो इतना क्या कम नहीं है क्या? अगर इतना अगर अपन अच्छे से पढ़ ले, सीख ले, तो क्या इतने में अपन पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, पैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे पैसे। लेकिन वही है, डेली पैसे बनने चाहिए, ऐसा नहीं होता है आप डेली सुबह उठो और पैसे बने या कभी भी ट्रेड लो डेली। डेली नहीं बनेगा। जब किसी स्टॉक में ब्रेकआउट या ट्रेंड ही नहीं है, मोमेंटम ही नहीं है, तो कहाँ से पैसे बनेंगे? लास्ट टाइम आप लोगों में से कुछ लोगों ने अच्छे स्टॉक्स बताए थे जिसको अपन ने चर्चा किया था, जैसे हैवेल्स। हैवेल्स इंडिया, ठीक है। अगर मैं इसका ड्राइंग हटा दूं या इसको, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, और बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ दिया है। ठीक है, आरएसआई भी यहाँ से गया था और 71 के आसपास आ चुका है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अब थोड़ा स्ट्रांग है लेकिन अभी एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन इसमें रखना है तो। ठीक है, 2000 का स्टॉप लॉस लगा के चलना अगर एंट्री लोगे तो। ठीक है, मार्केट क्योंकि ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, किसी भी दिन इसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी ऑलरेडी रन, बहुत अच्छा रन दे चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो काउंटर है, इसने 2000 के ऊपर क्लोजिंग फाइनली दे दी है, और विथ
स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम भी ठीक है ओवरऑल इसमें, आरएसआई लेवल भी ठीक है, 73 के आसपास है, 80 के आसपास आने पे ये टर्न ले सकता है। इसका जो लेवल है 60 to 80 हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, तो इसमें ट्रेड अच्छे बनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। अभी ये बस 2000 के ऊपर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दिया है, लेकिन अब आगे थोड़ा और ट्रेंड कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, एक एयू बैंक के बारे में भी अपन ने चर्चा किया था, तो इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो है। एयू बैंक, वो उस एयू बैंक, ठीक है, जिस रास्ते पे गया एक दिन पहले उसी रास्ते से वापस हो गया ये। ठीक है, एक दिन में अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ कैंडल बना, वापस वैसा ही कैंडल रिटर्न में बन गया। और उस दिन मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। आप लोग बताइए बोला था कि नहीं बोला था मैंने। ठीक है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन ये ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और ये यहीं से इसने 80 के आसपास था, आरएसआई वापस ये 66 के आसपास आ गया। तो अगर इसमें बुलिश स्ट्रेंथ होगी तो ये 60 ये 65 से 60 के आसपास ये वापस टर्न लेगा। ठीक है, अगर इसमें बुलिश स्ट्रेंथ होगी तो। ठीक है, और कोई स्टॉक था क्या? अच्छा, हाँ, थोड़ा इधर पानी गिरा है इसलिए नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा हो रहा होगा, अभी जस्ट थोड़ा सा पानी गिरा है, थोड़ा सा हो रहा होगा। हाँ, पूछिए ना, क्वेश्चंस का वेलकम है। ठीक है, क्वेश्चन आपने टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, अब क्या है कि ये एक अपन ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर देखा है। ठीक है, इसको अभी हटा देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, अब जैसे इस स्टॉक में इसमें SPX 50 करके दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ Nifty 50 के साथ। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये 50 पीरियड का है कि लास्ट 50 डेज का बता रहा है, इसको अगर आप चाहो तो 200 डेज का भी ले सकते हो। ठीक है, तो 200 डेज कुछ ज्यादा हो जा रहा है इसमें, तो इसको 50 अगर लिखा है, लास्ट 30 यानी 61 डेज का लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या बताने का कोशिश करता है, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बताने का कोशिश करता है, इसको मैं ब्लैंक में आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, देखिएगा ना इधर,
अगर निफ्टी अप है ऊपर, तो बस निफ्टी अप है ना, अप साइड में है, ठीक है। तो स्टॉक अगर डाउन साइड में, निफ्टी इधर एन, निफ्टी, और ये स्टॉक, तो ये क्या कर रहा है, निफ्टी से स्टॉक क्या है, ये डाउनग्रेड में या आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, या अपने को वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। जब निफ्टी ऊपर है तो स्टॉक क्या होना चाहिए, कोई भी स्टॉक है वो अप साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, अंडर परफॉर्म, ठीक है। ओके ओके, गुड गुड। मैं देखिए 5 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके ठीक है। मैं इसके बारे में बाद में थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, उसके बाद में बात करूंगा। ठीक है, निफ्टी अप है, स्टॉक डाउन है, यानी अंडर परफॉर्म है स्टॉक, ठीक है। निफ्टी डाउन है थोड़ा सा, और स्टॉक जो डाउन है ज्यादा, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा गिरता है, स्टॉक और ज्यादा गिरता है। निफ्टी फ्लैट है तो भी ये गिर रहा है, यानी ये सब अंडर परफॉर्म स्टॉक है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि निफ्टी अगर स्ट्रांग है तो स्टॉक अगर वीक है, यानी कि इसमें दम नहीं है। क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, यानी कि ओवरऑल अपनी जो इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है, क्योंकि निफ्टी के टॉप 50 के स्टॉक्स है अपने पास। टॉप 50 कंपनी जो इंडिया की है उसमें वो लिस्टेड है, ठीक है। टॉप 50 जो इंडिया की कंपनी है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। अगर निफ्टी 50 अच्छा कर रही है तो बाकी स्टॉक्स को भी अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने समझाया अंडर परफॉर्म। अब वैसे ही समझाता हूँ एक और चीज, ग्रीन कर देता हूँ इसको। इधर ये स्टॉक का, और सॉरी, ये स्टॉक हो गया, नहीं नहीं इसको हटा दो। ये निफ्टी का हो गया, निफ्टी, और ये स्टॉक कंपेयर करिएगा। निफ्टी ऊपर जाता है, स्टॉक और ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर जा रहा है। निफ्टी नीचे जा रहा है, नीचे गया इतना, तो स्टॉक उतना नीचे नहीं गया। निफ्टी फ्लैट है, फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉक इसको आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से ज्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। इसी को जानने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे निफ्टी हो, बात समझिएगा, कि जरूरी नहीं है कि निफ्टी को ही ले। निफ्टी का भी कंपेयर हम डाउ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी की मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी भी एयू बैंक माइनस में, लास्ट 61 डेज का जो देख रहा हूं उसके अनुसार, तो एयू बैंक इसको अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। निफ्टी कल कहाँ था, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको ऐड करना चाहूं, निफ्टी, निफ्टी में अपसाइड था, है ना, अपसाइड था, और एयू बैंक नीचे था। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए, एज कंपेयर टू आउट परफॉर्म। ये अंडर परफॉर्म है अभी भी, ठीक है। ऊपर गया लेकिन ये तो नीचे गिर गया एक दिन में, और अभी भी जीरो के नीचे है, ठीक है। ये आप अपने अनुसार कोई भी टाइम फ्रेम में इसको आप देख सकते हैं। जैसे 61 डेज लिया मैंने,
यानी कि 3 महीने का, लास्ट 3 मंथ्स का मैंने पीरियड लिया, ठीक है। अब इसी को मैं निफ्टी की जगह, अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ निफ्टी, खुद निफ्टी लिख देता हूं मैं, निफ्टी 50 इंडेक्स। ये निफ्टी हो गया, देखिए सेम टू सेम वैसे ही बना है। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा के यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे मैं डालता हूं डाउ जोन, डाउ, ठीक है। डाउ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, 1 4 ये, ठीक है, डाउ 30, है ना, ये वाला इंडेक्स CFT, ये डीजे, ये है। ओके, तो ये इसके अनुसार, ठीक है, ये डीजे निफ्टी जो है, ये जो है, इसको आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.2 लिख रहा है, ठीक है, ये प्लस में है। और कितने बार इसको आउट परफॉर्म किया है, देख रहे हैं, ये 0 से ऊपर जब भी इसका लेवल है, यानी कि ये निफ्टी ने एज कंपेयर टू डाउ जोन्स, निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी लास्ट में ये देखेंगे तो 0.7 से ये गिरकर 0.2 आ चुका है। इसका ये मतलब है कि डाउ जोन ने निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, अगर यहाँ चाहें तो उसको ऐड भी कर सकते हैं, DJI। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है आज, मेरा बस ये समझाने का है आप लोगों को। देखिए, ये दिख रहा है क्लियर, सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डल हुआ है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू निफ्टी, डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन 2 सितंबर से ये थोड़ा सा नीचे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। इसका ये मतलब है, समझिएगा, कि निफ्टी ने डाउ जोन से अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है सितंबर महीने में, ठीक है। भले ही ये चार्ट पैटर्न दोनों का सेम टू सेम दिख रहा है, यहां से देखेंगे अगर आप, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, सेम ऐसे ही, सेम एज इट इज पैटर्न बन रहा है जैसा कि निफ्टी का बन रहा है। फिर भी दोनों का कंपैरिजन करें तो निफ्टी ने डाउ जोन से आउट परफॉर्म लास्ट 1 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, ठीक है। डाउ जोन्स को अब छोड़ देते हैं, इसको मैं हटा के वापस निफ्टी में ले आता हूं। इसमें बस आप एक चीज समझने की कोशिश, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि हमें उस स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी निफ्टी से ज्यादा हो। जैसे देखिए, यहाँ भी निफ्टी और यहाँ भी निफ्टी है, तो इसका क्या वैल्यू है, दिख रहा है यहाँ ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ से मैं DJI को हटा दिया। अब आप लोग कोई स्टॉक बताइए जिसको हम लोग कंपेयर करके देखें। आप लोग वैसे स्टॉक बताइए जिसको हम लोग कंपेयर करके देखें निफ्टी से। एस्ट्रल, तो यहाँ पे एस्ट्रल है, अच्छा, ऑल में एस्ट्रल पाइप्स देख लो,
निफ्टी से क्या है, ये है ही नहीं। डाउन डाउन दे रहा है क्लियर कट 0.26। ये जीरो से ऊपर रहे ना तब बेस्ट है। ये देखो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस, जीरो से ऊपर जब रहा तब निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया है। ओके, 20 जून से ये था यहाँ पे। तो अगर निफ्टी 1% ऊपर हुआ होगा तो ये 5% ऊपर गया होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, चार्ट में भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है अपने को, रिलेटिव स्ट्रेंथ में। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर निफ्टी ऊपर भी जा रहा है तब भी ये नीचे जा रहा है या साइडवेज रह रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करके। थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिक वाली चीज है। बीएससी, बीएससी, बीएससी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा है, अगेन आउट परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 3240 के आसपास। तो इस, अगर मेरे को दिख रहा है कि इसका लेवल जीरो से ऊपर है, तो ये देखिए कल कितना ऊपर गया था, ये कल के डेट में 7%। हाँ, तो कल निफ्टी कितना ऊपर गया था, 1% गया था क्या, 1.5 देख लो। तो इसमें ये क्लियर समझ में आ रहा है, ये जीरो लेवल से ऊपर गया है और ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा है ये। और ब्रेकआउट भी दे दिया है 3200 के ऊपर। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं टेक्निकली। हम तो टेक्निकली टेक्निकल स्टूडेंट है ना, हम आप लोग, या मैं भी जो हूँ टेक्निकल का ही स्टूडेंट हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका आउट परफॉर्मेंस देख लीजिए यहाँ। अभी भी इसने अब आउट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। तो इसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना मेरे को, अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो। जो जीरो से ऊपर है तो इंडिकेट कर देगा भाई जीरो से मैं ऊपर हूँ। माइनस में है तो नहीं है, अवॉइड करो ऐसे स्टॉक को, मत लो। ठीक है। हाँ, तो ऐसे स्टॉक में मत करो इन्वेस्टमेंट जो जीरो से नीचे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना टाइम लगता है देखने में, 2 मिनट। और कोई स्टॉक था बीएससी के बाद था एमएफएसएल, एमएफएसएल इंडिया मार्ट, एमएफएसएल। मैंने 61 डेज का लिया था सेटिंग, यानी 61 यानी कि लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का लिया था। ईयरली भी ले सकते हो। एमएफएसएल यहाँ पे किसने ट्वीट दिया 5 सितंबर को, इतनी बड़ी सेलिंग किसने की है। हाँ, ओ माय गॉड, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इस टाइप के मेरे वॉल्यूम्स के कैंडल जो दिखते हैं ना। हाँ, भले भले ही छोटा ये वाला कैंडल। ओवरऑल तो ठीक है अभी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका। लेकिन मार्केट ऊपर गया है तो ये तो दो साइडवेज था कल। ठीक है, ये मेरे को डर आ रहा है, ये वाला जो कैंडल है, इतना बड़ा वॉल्यूम तो नहीं देखने को मिला इतने दिनों में मेरे को। ये देख रहे हैं कितने साल बाद किसी ने अच्छे से बोरिया बिस्तर समेट के कोई निकल गया लग रहा है मेरे को। अब देखिए आगे देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बहुत डर आता है। इतना बड़ा वॉल्यूम है यार। इधर तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा मुझे भयभीत कर रहा है, ये वॉल्यूम का जो कैंडल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 0.11 के है, लेकिन इसका जो स्लोप है
वो अपसाइड में थोड़ा दिखना चाहिए, वैसा नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं तो ये कैंडल देख के ही ना बोलूं एंट्री लो इसमें अब। अगर इसका पैटर्न भी देखूं तो ठीक तो है पैटर्न वाइज। ये यहाँ पे है देख लो, 30 जुलाई 2021। और ये आसपास पिटाई हो सकता है इसका। इसमें कभी भी पिटाई होगी इस स्टॉक में। ये डबल टॉप बना रहा है। एक तो ये ठीक था, इस पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे जो ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाली बात होती है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाई और ये हाई, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। इंडिया मार्ट। 5,000 के आसपास का इसका हाई है। ठीक है। अगर अपन जो फेस की बात किए थे यहाँ पे, ये होता है एक्यूमुलेशन फेस, जो मैंने बताया था कि यहाँ स्टॉक को लोगों ने एक्यूमुलेट किया होगा इसमें। फिर यहाँ से सेकंड है प्रो कंटिन्यूएशन, यानी कि ब्रेकआउट फेस आया, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसका ट्रेंड जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड में गया। ठीक है। और ये लगभग अभी भी नहीं है मजेदार। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ठीक है, 0.4 है के आसपास है, लेकिन उतने में ही ये काम कर रहा है कब से। 0 to 1 के आसपास ही ये काम कर रहा है। ये यहाँ पे नहीं है, उतना मजेदार नहीं लग रहा है। स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं स्टॉक का, तो मुझे उतना मजेदार नहीं लग रहा है ये। आरएस की जो सेटिंग है देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है आप निफ्टी रखो। सेटिंग में गए, आरएस, कंपेयर, किससे कंपेयर हो रहा है? निफ्टी से। और इंडिया मार्ट क्या है? निफ्टी आईटी से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो, टेक्निकल ऐसी बढ़िया चीज है ना इसमें, कुछ भी आप थोड़ा सा सीख जाओ उसके बाद दिमाग ओपन हो जाता है ना, कुछ भी कर सकते हो उसमें। देख लो, ये निफ्टी आईटी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट 3 मंथ्स का है ये। इसको अगर 1 ईयर का भी करना चाहूँ तो 200 डेज होते हैं। देख लो, ये ये अपन कंपेयर कर रहे हैं सीएनएक्स आईटी से। किसी भी स्टॉक को कहीं भी, जैसे आप कोई भी सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है, जैसे फार्मा, तो फार्मा के स्टॉक है तो फार्मा के इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो निफ्टी 50 ही बेस्ट होता है इंडेक्स में। यानी कि ओवरऑल अगर कंपेयर करना है या रिलेटिव ट्रेंड देखनी है, तो निफ्टी 50 से ही देखें तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो कंपेयर करना है तो निफ्टी 50 से ही कंपेयर किया जाए तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। एक आरएस इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, या 2 महीना 3 महीना, या ट्रेडिंग भी करना है, तो आउट परफॉर्म करेगा तब तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ना। कि मान लो निफ्टी 1% ऊपर जा रहा है, तो ये 5% ऊपर जाए तब तो मजा है, या 2% ऊपर जाए। अब निफ्टी जा रहा है 1%, और हमारा स्टॉक साइडवेज है, या 1% नीचे जा रहा है, 1%, या ओवरऑल वीक है, तो क्या मतलब वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का। बस यही इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिलता है। और जब कोई स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है ना, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है लॉन्ग टर्म में। मेरा एक स्टॉक है, लेकिन मेरे को ये उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, फिर भी मैं इसकी बात इसलिए करूंगा क्योंकि जब भी मैं इसमें एंट्री लेता हूँ, ये आराम करने लगता है। और जब एग्जिट लेता हूँ ना, तो यूनाइटेड, वैसे भी एक्सपायरी का समय था तो मैंने इससे एग्जिट मार लिया, नहीं तो मैं नहीं किया रहता। देखो ये दिख रहा है, इसका निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है ये। कल निफ्टी ऊपर था। ओवरऑल देखो इसका चार्ट पैटर्न। यूनाइटेड स्पिरिट केवल अप साइड में इसका मूवमेंट है। ठीक है, इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। मैं इसको कोई किसी को वो क्या बोलते हैं खरीदने के लिए या रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ एजुकेशनल। ठीक है। ये देखो इसका, ये रेंज 0.17, 0.5 ऊपर है, प्लस में है। ठीक है, तो जब भी अगर निफ्टी अगर ऊपर जाएगा, अच्छा अगर परफॉर्म करेगा डेली या वीकली या मंथली, उसका जो रिजल्ट मान लो 1%, 2%, 5% होगा, तो ये कितना देगा? ये उससे ज्यादा ही रिटर्न देगा। ठीक है। इसका ट्रेंड अच्छा है ओवरऑल। और जैसे भारती एयरटेल जो अभी बहुत भागा, मैंने पहली क्लास में इसका डिस्कस किया था कि अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो उसमें स्ट्रेंथ रहती है, और अगर स्टॉक वीक है तो उसमें वीकनेस ही रहती है। तो देख लो इसका लेवल। ठीक है। और अपन ने शायद यही यहाँ आसपास कहीं बात किया था, 1600 के आसपास उसका था। फिर वहां से देख लो, बैंड 1600 से 1700, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट्स दिया लगभग। मैंने बात किया था इसके बारे में कि किसी भी स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ खोजो, वीक है तो वीकनेस में वीकनेस खोजो। तो ये आप ट्रेंड दिख ही रहा है क्लियर कट। ठीक है। अच्छा खासा इसमें आप ट्रेंड दिख रहा है ना। इसका भी देख लो आरएस। अगर ये माइनस में रहे तो उसको अवॉइड करेंगे अपन, नहीं करेंगे उसमें ज्यादा ट्रेड। और कोई स्टॉक बताइए जिसका अपन कंपेयर देख ले रिलेटिव स्ट्रेंथ में। कोई और स्टॉक बताइए तो उसको अपन थोड़ा स्टडी करके देखें। पीएफसी।
हिंदुस्तान लीवर, गुजरात गैस। पावर फाइनेंस, ये तो ठीक है, स्टॉक का पता नहीं, देखते हैं। ये तो डाउन ट्रेंड में वीकनेस है। देख लो ये 0.4 के, इसका स्लोप भी देख लो आप। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी डाउन हो रहा है, स्टॉक भी डाउन में है। ये नहीं है, इसमें अभी मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ये इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है, यहाँ से बाउंस बैक दे दे, लेकिन ओवरऑल उतना मजेदार नहीं दिख रहा है मतलब। एक इस रेंज पे फंसा हुआ है। नीचे तोड़ सकता है। ठीक है। पीएफसी के बाद था हिंदुस्तान एचयूएल। कभी भी कोई भी स्टॉक को देखना है तो पहले ये सब इंडिकेटर छोड़ के पहले उसके चार्ट पैटर्न देख लीजिए, फिर आरएस देखिए या आरएसआई देख लीजिए, या जो भी आपको पसंद हो। हिंदुस्तान, यूनिलीवर, एचयूएल नहीं आता है। अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चिंता का विषय ये है, अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका माइनस में ही है। इसके ऊपर आएगा ना, वन के ऊपर, जीरो के ऊपर आएगा तो इसमें और ज्यादा तेजी दिखेगी। अभी तो नहीं लग रहा है। एस एस कम एस स्टडी, जैसा अपन ने स्टडी, एक मिनट सॉरी। अच्छा, इसमें 200 लिया है ना अपन ने, इसको सेटिंग को सुधार देते। ठीक है। ये तो अप ट्रेंड, अच्छा खासा अप ट्रेंड में है अब ये। 3000 को तोड़ देना तो और मजा आ जाए इसमें। 3000 एक साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है उसको तोड़ दे। ऑलरेडी इसने ना, ये जो था ये वाला जो 21 सितंबर 2021 का, तो सितंबर 2021 से आज ये क्या हो गया, 2024। ठीक है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये अप ट्रेंड है यहाँ से, और इसको भी इसने तोड़ दिया, इसका इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, ये लेवल था यहाँ पे 2859 के ऊपर, और ये क्लोजिंग दिया है 2895। ठीक है, ये आउट परफॉर्म ही कर रहा है निफ्टी को। अच्छा है स्टॉक अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और 3000 के ऊपर आ जाए ना और क्लोजिंग दे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, उसको ये क्रॉस कर जाएगा। गुजरात गैस। नहीं 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 करेगा। जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं ना वो स्टॉक क्या होता है, कि अगर निफ्टी गिरता भी है तो उतने नहीं गिरते। ये तो पूरा ये देख रहे हैं ये, इसमें बाइंग तो हुई यहाँ पे, लेकिन उसके बाद तो ये पूरा नीचे ही है। ये ये डेली टाइम फ्रेम में अपन देख रहे हैं ना।
ये भी बाइंग जिसने की है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे, उसको भी इसने तोड़ दिया फिर। इस किसने बाय किया होगा इतना हायर लेवल, ये जो टावर बना है, आप खुद लॉजिक लगाइएगा जाके कि इतना बड़ा टावर किसने बनाया है बाय करके। ये निफ्टी को तो ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखो इतना बड़ा कैन टावर नहीं बना था ये। मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूंगा, इसको मैं गुजरात गैस को अभी ऐड कर लेता हूँ। एक सेकेंड। आरएस की सेटिंग देखो, ये आरएस के इंडिकेटर में, एक मिनट पहले मैं एक काम कर लूँ गुजरात के। इसको मैं ऐड किया हूँ, इसलिए नहीं कि इसकी आरएस अंडर परफॉर्म है कि ये ट्रेंड नीचे। ये मेरे लिए वॉल्यूम का विषय है कि यहाँ पे किसी ने अच्छी खासी एक जो बाइंग की है, ये इसको मैं स्टडी करना चाहूंगा। आरएस का जो है ना, मैं बताता हूँ आपको सेटिंग। पीएफसी, उसके बाद मैक्स सेल, लास्ट 30 डेज का देखिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो। हाँ, तो यही तो समझ नहीं आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं अभी अपने को बाइंग करनी है। हाँ, तो किसी ने सेल कर दिया होगा ना। अब किसी ने बाई की है तो बहुत सोच समझ के किसी ने बाइंग की होगी। लेकिन अभी किसी ने यहाँ से सेलिंग भी की है तो देखो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दिया है। तो इसको मैं थोड़ा स्टडी करके बताऊंगा आप लोगों को। 61 ही रखिए। आरएस का क्या है देखो, लास्ट एक महीने का परफॉर्मेंस देखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो इसको 30 कर लो। नहीं, 21 कर लो लास्ट एक महीने में। ठीक है, लास्ट 5 डेज का देखना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि कितने दिन के टाइम फ्रेम में का कंपेयर आपको करना है। 5 डेज का कंपेयर करना है क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि 21 डेज का करना है, कि 61 डेज का करना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इसको, हाँ ये देख लो, इसको भी लगा दिया हूँ। लेकिन ज्यादा इंडिकेटर होगा तो फोकस इधर उधर चला जाता है, इसको अभी इतना ही देखते हैं। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखता हूँ, और उससे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में उसकी स्ट्रेंथ देखता हूँ। और मेरा मैक्सिमम ट्रेड इंट्राडे नहीं होता है। मैक्स हेल्थ, कंपेयर अपने करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि निफ्टी से कितना अच्छा दे रहा है रिजल्ट ये। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, निफ्टी से ज्यादा है कि कम है, बस यही देखना रहता है। मैक्स हेल्थ। बढ़िया है। ये देख लो, किसी ने अच्छी कैंडल बनी 8%, मैक्स हेल्थ केयर। अच्छा है ये तो अभी फिलहाल। चार्ट पैटर्न बढ़िया है इसका। ये 2020 में था 100 रुपया में, 100 रुपीज के आसपास, वहां से ये मूवमेंट दे ही रहा है बढ़िया। ये 2020 नवंबर का डेली टाइम फ्रेम में देखें तो।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक चाचा को बाइंग जो बाय भी हुआ है वो अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका लास्ट 5 डेज का देखे थे, 5 का नहीं देखते हैं, मतलब कम से कम 3 महीने का तो देखते हैं, है ना। ये तो 5 डेज का मैं देखता हूँ, 3 महीने का देखता हूँ। ठीक है, स्टॉक तो अच्छा है और ट्रेंड मिल सकता है ओवरऑल, लेकिन बहुत ज्यादा रन कर चुका है। अगर साइकोलॉजिकल अगर आप देखो तो यहाँ से ये रन करते करते इतना ऊपर आ चुका है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1000 रुपीज में अगर या बाय ट्रेड भी करोगे, ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखोगे तो 1000 से 2000 जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क डाउन नीचे जाने का भी ज्यादा है रिस्क। तो इस टाइप के स्टॉक को थोड़ा सा सोच समझ के ही ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना जो भी है। इसमें ट्रेडिंग तो कोई करता नहीं होगा मेरे ख्याल से, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते होंगे लोग। वॉल्यूम तो शो हुआ था ना यहाँ पे, ये देखिए वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम जो बाइंग का वॉल्यूम है वो ठीक है, ट्रेंड भी ठीक है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी देखोगे कि वो ऑलरेडी ये इतना भाग चुका है, तो मैं इसमें क्यों एंट्री लूंगी। ट्रेड तो कोई करता है क्या इसमें। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम पता चलता है उससे, मोमेंटम किस साइड का है। ठीक है, ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। आरएस से स्ट्रेंथ पता चलती है कि आप निफ्टी से कितना अच्छा कर रहा है ना, निफ्टी से या किसी भी स्टॉक को भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। आरएस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव यानी मैं ज्यादा ताकतवर हूँ कि मेरा पड़ोसी ताकतवर है, तो मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, उसके पास दो कार है, उसके पास ज्यादा ये है नहीं। तो वैसी निफ्टी का कंपेयर होता है कि मैं ज्यादा तेज भाग रहा हूँ कि मेरा स्टॉक या निफ्टी तेज भाग रहा है कि मैं जो स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूँ वो तेज भाग रहा है। ठीक है, या दोनों में स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, ताकत। तो 0 से ऊपर अगर है तो स्टॉक ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इसके ना मैं नोट्स लिख के ना 1-2 दिन में आप लोगों को दे दूंगा, फिर ज्यादा और समझ में आ जाएगा। पहली क्लास है आरएस की, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आरएसआई जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, मैं 15 मिनट्स में करता हूँ। ठीक है, लेकिन सबका अपना अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, जिसका जैसा रिस्क होता है वैसा वो टाइम फ्रेम यूज करता है। लेकिन हमेशा मैं बोला हूँ कि वीकली डेली में एक बार देख लो कि कि ट्रेंड किस साइड का है, उसके बाद एनालिसिस करके ये निकालो कि मुझे कौन से इंट्राडे करना है कि नहीं करना है। अब उसमें कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट्स में लोगे तो 5 मिनट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा देते हैं, या रिलायंस या निफ्टी 50 के जो स्टॉक है वो भी थोड़ा कुछ ही, जैसे एचडीएफसी, टीसीएस, इंफोसिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इसमें 5 मिनट्स का चार्ट अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी होती है। अब जिसमें लिक्विडिटी नहीं है उसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक में ना कोशिश करो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करो। मैं तो मैं ऑप्शन में ही ज्यादा करता हूँ, ऑप्शन।
इंट्राडे नहीं करता, पोजिशनल पोजिशनल लेता हूँ। स्कैल्पिंग नहीं कर पाता हूँ मैं ज्यादा। ऐसा नहीं नहीं आती है, लेकिन स्कैल्पिंग ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का काम है। ठीक है। और मैं मोमेंटम अगर मुझे दिखता है तो मैं ऑप्शन में बाइंग भी करता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने अपना टाइम, जो भी मैंने अपना साइकोलॉजी बनाया है कि मुझे क्या ट्रेड करना है, वो मैंने अपने थॉट प्रोसेस से बनाया है। आपको अपना थॉट प्रोसेस खुद लगाना होगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम पसंद है और कौन सी ट्रेडिंग आपको सूट करती है, जिसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। कि मैंने बोल दिया 5 मिनट्स तो आप 5 मिनट्स में एंट्री ले लिए, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है। आपको अपना टाइम फ्रेम, अपना रिस्क, सब चीज आपको डिसाइड करना है। लोग बोलते हैं इंट्राडे कर रहे हैं, तो वो तो एक फैशन भी है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ डेली, तो वो फैशन में नहीं जाना है ना। पैसे कमाने आए, अपने को ओवरऑल पैसे से मतलब है। ये इतना अपन स्किल जो सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का, क्यों सीख रहे हैं? कि ओवरऑल हम पैसे अच्छे बना पाए, पैसे बने अपने। कोई ट्रेड रिस्क कम रिस्की नहीं होता है। इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है पूरी दुनिया में। जो शेयर या स्टॉक होते हैं ना, सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स है। तो रिस्क में सब में बराबर होता है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लो तो, या ट्रेडिंग कर लो तो। ट्रेडिंग में आपको आज ही आपका लॉस पता चल जाता है। लॉन्ग टर्म में यस बैंक जैसा शेयर खरीदो तो आपको थोड़ा समय बाद समझ में आएगा। लेकिन ओवरऑल इक्विटी या ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट रिस्की गेम है, रिस्की। कम रिस्क ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लोग बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन मैंने जो ट्रेड किया, मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया, तो ये कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि कम रिस्क ज्यादा रिस्क। रिस्क रिस्क है। वो आजकल वो स्कैम 2000 क्या था, हर्षद मेहता, तो रिस्क है तो रिस्क है, ये सब बोलने की बात है। पैसे बनाना है ना, तो रिस्क को ध्यान में रखो। कम और ज्यादा रिस्क ये है कि कम रिस्क कब होगा पता है? जब मैं अपना स्टॉप लॉस या अपना रिस्क जानता हूँ कि मुझे कितना लॉस करना है, कितने परसेंट मेरी कैपिटल है, उसका मैं कितना लॉस को झेल सकता हूँ या सहन कर सकता हूँ, तो वो स्टॉप लॉस आपका रिस्क है। और आजकल तो स्टॉप लॉस को भी लोगों ने गेम बना लिया है। पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने इसीलिए आज डिस्कस किया कि कंपैरिजन करना है अपने को। ठीक है। अभी ऐसा कुछ है नहीं। मैं क्या, आप ना मेरी क्लासेस आते रहिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। आप खुद लेना, खुद मेरे से पूछना आप कि मैं कौन से स्टॉक में जाऊं तो मेरे को फायदा हो। ठीक है। तो ये खोजेंगे ना अपन, जैसे सोने की खान में वो खोजना पड़ता है ना, गोल्ड मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी पैसे अपने आप रखे रहिए, आप खुद देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है, इसमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड खोजिए, स्टॉक में खोजिए, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पैसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, बैठे रहिए पैसे के पास, जब मौका आएगा तब चौका मारिएगा। कल तो कोई क्लास नहीं है, अब ट्यूसडे को होगी। लेकिन देखिए लास्ट क्लास में कुछ ना कुछ डिस्कस अपन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। ठीक है। लास्ट क्लास में जैसे अपन ने डिस्कस किया था मोमेंट के लिए आरएसआई का, और हैवेल्स आप लोगों ने बताया था, और क्या नाम है, एयू बैंक। ठीक है। वो तो और भी दो तीन स्टॉक थे जैसे पीएसयू बैंक। ये सब अपन ने डिस्कस किया, तो अपन क्या है ना, डिस्कस करते करते माइंड अपने आप खुलने लगेगा। कोई भी नई चीज सीखने में ना थोड़ा समय लगता है। ठीक है।
और कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। और कोई क्वेश्चंस है तो बताइए, इतना थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बस। एक दिन में उसको इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा कि आज आर एस पढ़े हैं कि आर एस ए पढ़ाए हैं कि कुछ भी पढ़े हैं, तो उसको एक दिन में जाके मार्केट में एंट्री लेने की मत सोचिएगा। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद करिएगा। ठीक है।